हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, हीट पंप क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और हीट इंजन क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी और उनकी सीओपी कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, कार्नोट इंजन किसको बोलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास नाम है कार्नोट साइकिल, या फिर आप इसको कार्नोट इंजन भी बोल सकते हैं। कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट क्या होता है, कार्नोट कार्नोट ने क्या बोला, कार्नोट ने ये बोला कि कार्नोट ने क्या बोला, कार्नोट ने क्या बोला बताओ। कार्नोट ने बोला कि कोई दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में, कोई दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में बहुत सारे इंजन काम कर रहे हैं। बहुत सारे क्या कर रहे हैं, इंजन काम कर रहे हैं। जैसे ये एक इंजन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसे क्या कर रहे हैं, चार इंजन काम कर रहे हैं। आई बात समझ में। इन्होंने क्या बोला, कोई भी दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में बहुत सारे इंजन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा नहीं होगी। मान लो ये कोई इंजन था इरिवर्सिबल इंजन, ये भी इरिवर्सिबल इंजन था, ये रिवर्सिबल इंजन था, ये इरिवर्सिबल इंजन था। ये चार इंजन लगे हुए थे, इरिवर्सिबल थे तीन, एक रिवर्सिबल था। तो इन्होंने क्या बोला, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी किससे ज्यादा नहीं होगी, रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा नहीं होगी। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वहां पे कोई लॉस ना हो, जैसे कोई फ्रिक्शन लॉस ना हो, कोई और छोटे मोटे लॉस ना हो, तो वो क्या होता है, रिवर्सिबल इंजन होता है। या फिर आप दूसरे वर्ड में कहें तो रिवर्सिबल इंजन मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये सबसे ज्यादा वर्क देगा। तो क्या बोला कि अगर दो टेम्परेचर लिमिट, स्टेटमेंट सुनिए, दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में बहुत सारे इंजन काम कर रहे हैं, तो कोई भी इंजन की एफिशिएंसी किससे ज्यादा नहीं होगी, रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा नहीं होगी। यानी उसके बीच में अगर कोई, उन टेम्परेचर लिमिट के बीच में आप रिवर्सिबल इंजन लगा देंगे तो उस रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा बाकी किसी की भी क्या नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी। ये किसने बताया, कार्नोट ने बताया। उन्होंने दूसरा क्या बोला कि एफिशिएंसी है किसकी, इंजन की, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर लिमिट पे। किस पे डिपेंड करेगी, एक रिवर्सिबल इंजन की, सॉरी, एक रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, रिवर्सिबल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले वाले में क्या था, दोनों चीजें थी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। कार्नोट ने किसके लिए दिया, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। इसने क्या बोला, अगर कोई रिवर्सिबल इंजन लगा हुआ है, रिवर्सिबल इंजन लगा हुआ है दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में, तो उसकी एफिशिएंसी उस टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करेगी, बाकी किसी चीज पे नहीं करेगी। उसके अंदर कौन सा फ्लूइड वर्किंग हो रहा है, वर्किंग फ्लूइड पे कोई चीज उसकी डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कोई इंजन है, टरबाइन है, तो टरबाइन के अंदर क्या जाता है, स्टीम जाती है, वाटर जाता है, कुछ भी जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उस फ्लूइड, वहां पे आप तेल डाल दीजिए, कुछ भी और चीज डाल दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा टरबाइन क्या है, रिवर्सिबल है, तो वो क्या होगा, उस जहां जिस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसने एक स्टेटमेंट तो ये दिया कि दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में बहुत सारे इंजन काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, या फिर ऐसे कहें किसी भी इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं होगी। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, दूसरा ये था कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी जो जिस टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है उसी टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्लूइड पे कोई, जो वर्किंग फ्लूइड है उस पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इसका दूसरा स्टेटमेंट था। आई बात समझ में। अब इसने क्या दिया, एक साइकिल दिया जिसको हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल।
जिसको पीवी डायग्राम पे बनाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। ये ऐसा दिखता है, यानी कि ये 1 मान लीजिए, 2, 3 और 4 ये होती हैं। ये दोनों प्रोसेस 1 to 2 और 4 to 3, 1 to 2 और 4 to 3 कौन सी होती हैं? आइसोथर्मल। ये क्या होती हैं? आइसोथर्मल। और 2 to 3 और 4 to 1, 2 to 3 और 4 to 1 क्या है? पोली एडियाबैटिक, सॉरी पोली नहीं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक यानी कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या रहेगा? टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। अगर कोई इंजन इस साइकिल पे वर्क कर रहा है, कोई इंजन इस साइकिल के हिसाब से वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम। और उसी को क्या बोलते हैं? कार्नोट इंजन। उसका आपने नाम सुना होगा पहले। कार्नोट इंजन से ज्यादा किसी भी चीज की एफिशिएंसी नहीं हो सकती। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी किससे ज्यादा नहीं हो सकती? कार्नोट इंजन से। तो वो इंजन, वो साइकिल ये है। अगर ऐसे कोई इस हमारे पास इस रास्ते पे अगर कोई इंजन वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, जिसको क्या बोलते हैं? कार्नोट इंजन। अब क्या होता है कि ये जो दोनों प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है। बहुत ही क्या होती है? स्लो होती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? इसकी उल्टी, बहुत तेज होती है। बहुत क्या होती है? तेज होती है। अब दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे पहले बहुत स्लो प्रोसेस हुई, फिर बहुत तेज प्रोसेस हुई, फिर बहुत स्लो प्रोसेस हुई, फिर बहुत तेज प्रोसेस हुई। जैसे आप ऐसे मानिए, आपने क्या किया? एक बाइक बनाई, और उस बाइक का इंजन कैसा बनाया? कार्नोट जैसा। कार्नोट जैसा बनाया। अब क्या होगा? उस बाइक में कौन सी प्रोसेस होंगी? आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। अब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, यानी कि क्या होगा? वो 100 मीटर तक, जब पहले 100 मीटर चलेगी मान लो, तो 100 मीटर चलेगी तो उसमें क्या लगाएगी? 1 घंटा। पहले 100 मीटर चलेगी तो 1 घंटा लगाएगी। आई बात समझ में? और फिर एडियाबैटिक प्रोसेस होगी तो अगले 100 मीटर चलेगी तो वो क्या लगाएगी? 1 मिनट। अब बताओ, आप ऐसा इंजन बनाएंगे क्या कभी जिंदगी में कि पहले 1 घंटा लगा रही है 100 मीटर जाने में, फिर 1 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 मिनट? तो ऐसी आप बना के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इस चीज से कोई हमारे पास अच्छा काम नहीं होने वाला। जैसे अब आप सोचिए, आपने मोटरसाइकिल का इंजन ऐसा बना दिया तो क्या कोई खरीदेगा क्या? चाहे वो 1 लीटर तेल में 500 किलोमीटर चली जाए, लेकिन उसको ऐसी चीज को कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये कार्नोट इंजन इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि ये दो चीजें हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या है? कार्नोट साइकिल। यानी कि इस पाथ पे जो वर्क करेगा जो इंजन, वो कहलाएगा कार्नोट इंजन, और उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ये इंजन जब आप बनाने बैठोगे तो आपको दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन लगता है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल होती है बहुत स्लो प्रोसेस, एडियाबैटिक होती है बहुत फास्ट प्रोसेस। तो क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं मिलेगा, और हमारे पास क्या होगा? कभी भी हम क्या नहीं कर पाएंगे? कार्नोट इंजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। कार्नोट इंजन को ही हम क्या मान लेते हैं? रिवर्सिबल इंजन, यानी कि इससे ज्यादा किसी की एफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये था कार्नोट साइकिल। अब आप आगे देखिए, रिवर्सिबल इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर लिमिट पे। किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर लिमिट पे, जिसके अंदर वो वर्क कर रहा है। एक ऊपर वाला टेम्परेचर था, एक नीचे वाला, यानी लोअर टेम्परेचर था, हायर टेम्परेचर था। अब आप मान लीजिए आपके पास कौन सा हीट पंप है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हीट इंजन है। आपके पास कौन सा इंजन है? रिवर्सिबल। कौन सा इंजन है? रिवर्सिबल। तो हमने क्या निकाला था? इसका एफिशिएंसी निकाला था, क्या निकाला था? 1 माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर, यही निकाला था पिछले वीडियो में, ये निकाला था। तो अब ये क्या हो गया? अब ये रिवर्सिबल, ये किसके लिए था? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए। लेकिन हमारा जो कार्नोट वाला सिस्टम है वो कहाँ लगेगा? सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए लगेगा। और वो क्या बोलता है? सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है एफिशिएंसी। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? T2। टी क्या है? T2 क्या है? लोअर, और T1 क्या है? हायर। तो ये क्या हो जाएगा? T2 T2 अपॉन T1। तो ये इसकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए,
क्योंकि ये दोनों कई बार क्या होता है आपको ट्यूशन में दिया होगा एक कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन का नाम सुनते ही आपको ये फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए। वैसे ही आपके पास दूसरा है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए क्या आया था, रेफरी, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए क्या आया था, सीओपी आया था। सीओपी था क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, ये था। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में। तो सीओपी क्या आ जाएगा, T2 यानी टी लोअर, T1 माइनस T2। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला भी आपको क्या होना चाहिए, याद। ज्यादा कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले ये, दो फॉर्मूले ये, दो हीट पंप के लिए, सब खत्म। सेकंड लॉ में सब खत्म, सब कुछ याद है आपको। थर्ड में क्या हुआ, हीट पंप। अगर रिवर्सिबल हीट पंप है या फिर कार्नोट हीट पंप भी बोल सकते हैं, तो हीट पंप क्या हो जाएगा, इसके लिए सीओपी क्या थी, क्यू हायर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 अपॉन T1 माइनस T2, ये क्या आ जाएगी, सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप। कार्नोट हीट पंप। तो ये दो फॉर्मूले ये हैं, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए, ये रिवर्सिबल कार्नोट के लिए, ये रिवर्सिबल कार्नोट के लिए, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए, ये रिवर्सिबल कार्नोट के लिए, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए। यानी कि ये दो दो चार ये 6 फॉर्मूले आपके याद हैं, तो आपको सब कुछ आता है। सेकंड लॉ में आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था पूरा खेल किसका, कार्नोट का। अब इसके बाद एक चीज और आती है, क्लासियस इनक्वालिटी, जो मैं यहीं पे बता देता हूं। क्लासियस इनक्वालिटी, क्लासियस इनक्वालिटी क्या होती है, साइक्लिक समीशन डी क्यू अपॉन टी। ये होती है क्या, क्लासियस इक्वेशन। साइक्लिक समीशन डी क्यू अपॉन टी, ये टर्म आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई नया वो नहीं है। इन्होंने क्या किए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, और जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं जैसे न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन, वैसे ही क्या होते हैं, न्यूटन मोशन की इक्वेशन लिखते हैं, v बराबर u प्लस at, वैसे ही क्या होता है, इसने एक इक्वेशन दी क्या, साइक्लिक समीशन डी क्यू अपॉन टी, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, ये होनी चाहिए। बेसिकली ये क्या देती है, हमको डायरेक्शन देती है। क्या देती है, अगर dq बाई टी है, dq बाई टी क्या है, लेस देन है, तो हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल, सॉरी, dq बाई टी ग्रेटर देन 0, dq बाई टी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। और ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। यानी कि dq बाई टी लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, dq बाई टी 0 है तो रिवर्सिबल प्रोसेस, और dq बाई टी ग्रेटर देन 0 है तो नॉट पॉसिबल। ये तीन कंडीशन किसके अंदर बनेंगी, क्लासियस इनक्वालिटी। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये लगानी कैसे है। लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेटर देन 0 है मतलब नॉट पॉसिबल, और dq बाई टी इक्वल टू 0 है मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्या होती है, क्लासियस इनक्वालिटी, dq बाई टी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, सब चीजों के लिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कहीं इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये चीज आपको पिछला वीडियो, ये वीडियो आता है नहीं आता है कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको ये बोर्ड नहीं आता है, ये जो लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर ये आता है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, उसके बाद उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो बोर्ड बढ़ जाएगा, फिर जगह नहीं मिलेगी। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज गिवन एट 0.75। यानी कि क्या दिया हुआ है, कार्नोट इंजन, क्या दिया हुआ है, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन दिया हुआ है, जिसकी एफिशिएंसी क्या दी हुई है, 0.75। ये क्या दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीओपी फॉर द कार्नोट रेफ्रिजरेटर।
यानी कि कार्नोट इंजन की क्या कर दें, रिवर्स कर दें डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, रेफ्रिजरेटर। वो क्या बन जाएगा, रेफ्रिजरेटर। और उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, टी हायर था, ये यहाँ पे कार्नोट लिखा हुआ मतलब रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल वाले फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये टी लोअर है और ये क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है, तो वर्क दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। और एफिशिएंसी कितनी है, 0.75 है, तो 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, और टी लोअर अपॉन टी हायर कितना हो गया, 1 माइनस 0.75 0.25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आया। पहली लाइन है कि कार्नोट इंजन दिया हुआ है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 0.75, तो हमने क्या मान लिया, टी हायर से टी लोअर के बीच में काम कर रहा है और वर्क दे रहा है। ये कौन सा इंजन है, कार्नोट इंजन है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच 0.75 0.25 बच गया। अब क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो ये क्या बन गया, टी हायर, ये क्या बन गया, रेफ्रिजरेटर। अब क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क देना पड़ेगा, और ये क्या हो गया, टी लोअर। इसका ये भी क्या है, ये कार्नोट है, तो ये भी क्या बनेगा, कार्नोट बनेगा, रेफ्रिजरेटर कार्नोट बनेगा। तो इसके लिए सीओपी लिखेंगे ना कि नीटा, सीओपी ना लिखेंगे ना कि एफिशिएंसी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस नहीं होगा, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ये अभी फॉर्मूला पढ़ा था, टी हायर, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे टी हायर से डिवाइड कर दीजिए, टी हायर से इसको मैंने डिवाइड किया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी एल बाई टी एच। टी हायर से डिवाइड कर दिया, सिंपल कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब टी एल अपॉन टी एच की वैल्यू कितनी है, 0.25, और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 0.25, तो ये कितना हुआ, 0.25 अपॉन 0.75, और ये क्या हुआ, 1/3। तो ये क्या आ गई हमारे पास, नीटा की वैल्यू आ गई, और ये कितनी होगी, सीओपी, सीओपी इज इक्वल टू हो गई 0.33। ये क्या आ गया, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया, 0.33। ये क्या होगा, इसको क्या किया, पहले रिवर्सिबल कार्नोट इंजन था, उसको इधर कर दिया। अरे टेम्परेचर लिमिट को साथ में नहीं बदलेंगे, सिर्फ इंजन बदला जाएगा। ऐसे थोड़ी है, यहाँ पे सन से ले रहे थे, एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे थे, अब एटमॉस्फेयर को इधर ले जाके रख दो और सन को इधर ले आओ, ऐसा नहीं होगा। इंजन चेंज होगा, इंजन चेंज होगा, तो पहले क्या था, ये ऐसे काम कर रहा था, इधर से ले रहा था, इधर छोड़ रहा था, इधर वर्क कर रहा था। अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अब वर्क लेगा, इधर से खींचेगा और इधर हायर में छोड़ देगा, तो वो क्या बन जाएगा, रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। और रेफ्रिजरेटर बन जाएगा तो इसकी सीओपी कितनी आ जाएगी, 0.33। आई बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, बोल रहा हूं, यूजिंग द इंजन ऑफ 30% थर्मल एफिशिएंसी, यूजिंग द हीट इंजन ऑफ 30% थर्मल एफिशिएंसी। क्या दिया हुआ है, एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 30%, यानी कि 30% उसकी क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है। अब हीट इंजन है, 30% एफिशिएंसी है, तो क्या समझ में आ रहा है, एन की वैल्यू कितनी है, 0.3, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दो फॉर्मूले हैं, रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का। अभी तक की लाइन में हमको क्या नहीं पता लगा है कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये चीज हमको नहीं पता लगी है। आगे क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी टू ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर। अब देखो, ये क्या लिया है, इंजन लिया है, ये इंजन लिया है, कौन सा, हीट इंजन, ठीक है। ये हीट इंजन लेके यहाँ पे छोड़ रहा है। अभी हमको ये सब चीजें पता नहीं है, हमको इतना पता है कि ये हीट लेगा, हीट छोड़ेगा, वर्क करेगा। अब क्या बोला है, इसकी एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, इसकी एफिशिएंसी दी हुई है 30%, मतलब 0.3। आई बात समझ, इतना सबको समझ आ रहा है। फिर बोला है एफिशिएंसी टू ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर, ये क्या बोल रहा है, जो वर्क आ रहा है उस वर्क से हम क्या चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, उस वर्क से क्या चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर। तो हमने क्या चलाया, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये सारा वर्क किस में जा रहा है, रेफ्रिजरेटर में।
रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, कुछ यहाँ से हीट लेगा और यहाँ से हीट छोड़ेगा। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर हो गया। फिर क्या बोला है, इसकी सीओपी कितनी है, 5। ये वर्क ले रहा है, ये वर्क छोड़ रहा है, इसकी सीओपी है 5। ठीक है। What is the heat input into the engine for 1 each megajoule removed from the cold body of the refrigerator? यानी कोल्ड बॉडी है कौन सी, ये बॉडी है कोल्ड बॉडी। अरे भाई रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, इधर से ले रहा है इधर छोड़ रहा है, ये इधर से ले रहा है इधर छोड़ रहा है, तो ये इधर लेगा तो ये क्या होगी, कोल्ड बॉडी होगी। यही हमारा सिस्टम होगा। इससे क्या करना है, 1 मेगाजूल निकालना है, 1 मेगाजूल एनर्जी निकालनी है। 1 मेगाजूल रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी बाय द रेफ्रिजरेटर। अब देखो, अब क्या करना है, रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी हमको क्या निकालना है, हीट इनपुट द इंजन। हीट इनपुट यानी कि ये निकालना है, ये निकालना है Q1 निकालना है। अब मान लीजिए ये T1 पे काम कर रहा था, ये T2 पे काम कर रहा था, ये T3 पे काम कर रहा था, ये T4 पे काम कर रहा है, ये Q हायर ले रहा है, Q लोअर छोड़ रहा है, ये Q लोअर छोड़ रहा है, Q हायर दे रहा है। ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इसका W लिखिए, इसका W लिखेंगे, वर्क लिखेंगे तो Q हायर माइनस Q लोअर, ऐसा कुछ आएगा, Q हायर माइनस Q लोअर। अब इसका आप W लिखिए, इनको नाम दूसरे दे दीजिए, इनको नाम दे दीजिए QL और QH। क्या पता ये दोनों डिफरेंट हो, हमको अभी पता नहीं है। इसका W लिखेंगे तो ये क्या कर रहा है, W ले रहा है, QL माइनस QH, तो W क्या आ जाएगा, QH माइनस QL। आई बात समझ में इतनी। इसका W वर्क लिख लिया, वर्क क्या कर रहा है, ले रहा है नेगेटिव, Q लोअर Q हायर, ये फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं। अब क्या है, W तो बराबर ही है ना, पूरा वर्क इसमें जा रहा है, तो Q हायर माइनस Q लोअर इज इक्वल टू Q हायर माइनस Q लोअर, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हीट इंजन के लिए N क्या लिखते थे, N लिखते थे 1 माइनस Q लोअर अपॉन Q हायर, ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। ठीक है। और COP क्या लिखते थे, COP लिखते थे Q लोअर अपॉन Q हायर माइनस Q लोअर, ये लिखते थे ना। अब यहाँ पे क्या है, COP है हमारे पास, COP दे रखी है, Q1 दे रखा है, यानी कि QL दे रखा है, यहाँ पे छोटा q लिख दीजिए, छोटा q यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा QL Q हायर, हमने छोटा q माना है, तो यहाँ पे क्या है 1 मेगाजूल, 1 मेगाजूल, Q हायर हमको पता नहीं है, माइनस 1 मेगाजूल। ठीक है, यहाँ पे 1 मेगाजूल, यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे Q लिखो, माइनस 1 लिखो। ठीक है, ये हुआ। इधर वैल्यू कितनी है, 3 है, ये क्या बन गया, Q हायर माइनस Q लोअर अपॉन Q हायर। ठीक है। अब Q हायर यहाँ पे 5QH माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 5QH की किसके बराबर है, 6 के बराबर। आई बात समझ में, 5QH किसके बराबर है, 6 के बराबर। ठीक है। अब QH माइनस QL को क्या लिख सकते हैं, 3 QH माइनस QL को लिख सकते हैं QH माइनस QL अपॉन कैपिटल QH। QH माइनस QL को क्या लिख सकते हैं, QH माइनस QL, QL की वैल्यू है हमारे पास 3 QH माइनस 1 अपॉन Q हायर, तो 3Q हायर क्या हो गया 5QH। QH की वैल्यू कितनी है 6/5, तो यहाँ पे लिखो 6/5 माइनस 1, तो ये कितना हुआ, Q हायर कितना हुआ, यहाँ पे 5 गया तो कितना बचा 1/5 और अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया 1/15, और इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे 0.06 और 6, और ये क्या आएगा मेगा जूल आएगा। अगर आप इसको किस में चेंज करेंगे किलो जूल में, तो 66.66 किलो जूल, ये क्या आ जाएगा Q हायर।
आई बात समझ में? तो ये प्रोसेस आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी। दोबारा देखिए करना क्या है, पहले इतना सिनेरियो समझिए कि आपके पास ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये पूरा वर्क कौन ले रहा है? रेफ्रिजरेटर ले रहा है। T3, T2, T4, T1 पता नहीं है ना, हम वो लगा सकते क्योंकि कार्नोट और रिवर्सिबल दोनों ही नाम कहीं पे नहीं बोले हैं। तो T1 वाले फॉर्मूले भूल के भी मत लगा देना, क्योंकि वो तभी लगाने हैं जब क्या बोले, रिवर्सिबल या फिर कार्नोट। आई बात समझ में? अब इसका वर्क क्या होगा? इसका वर्क होगा Q हायर माइनस Q लोअर। इसका वर्क क्या होगा? Q लोअर माइनस Q हायर। अगर ले रहा है, अगर इसको पॉजिटिव में करेंगे तो Q हायर माइनस Q लोअर, ये दोनों का वर्क क्या होगा? बराबर, क्योंकि जो वर्क ये दे रहा है वही ये ले रहा है, तो ये Q हायर माइनस Q लोअर। अब क्या लगाए? नीटा की इक्वेशन इधर, इफिशिएंसी की इक्वेशन इसके लिए, COP की इक्वेशन इसके लिए। ये दो फॉर्मूले हमको पिछले वीडियो से याद है, पिछले से क्या अभी पढ़े थे। और ये क्या है, ये हमने लिख दिया, 3 दिया हुआ है, Q हायर माइनस Q लोअर। इधर हमको एक वैल्यू दी हुई है पर मेगा जूल, 1 लिखा। यहाँ पे QH की वैल्यू कितनी आई? 6/5। वैसे ही इधर हमारे पास क्या हो गया, 3 दिया हुआ है। इसको हम किससे चेंज कर सकते हैं? Q हायर माइनस लोअर को इससे चेंज कर सकते हैं। Q हायर की वैल्यू हमको क्या है चाहिए, वही क्वेश्चन में पूछिए। तो Q हायर इधर बच गया 6/5 माइनस 1, 1/5 इंटू 3, और ये कितना आ गया? 66.66 जूल। 60.66 क्या आ जाएगा? मेगा जूल, आई किलो जूल। आई बात समझ में? सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया? 0.3 लिख दिया। यहाँ पे कितना है? 0.3। यहाँ पे कितना है? 0.3। ये मेरी गलती हो गई। 0.3 तो ये 1.5 है ना। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। वो कितना होगा? 1/1.5 क्या हो जाएगा? 10/15। तो ये कितना हो जाएगा? 0.667 मेगा जूल। और इसको किलो में करेंगे तो 667 किलो जूल। तो यहाँ पे क्या था? 0.3 था, मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। बाकी प्रोसेस क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये क्या हुआ? यहाँ पे 0.3 एफिशिएंसी, Q हायर माइनस Q लोअर। बस ध्यान ये रखना है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। इस चीज को आप पूरे में इसी को अप्लाई करेंगे। बाकी ये तो फॉर्मूले, ये तो हर जगह लगने हैं, इनका कुछ नया रोल है नहीं। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासेस इनक्वालिटी पे क्वेश्चन है। ए रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव्स है 6 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर 800 केल्विन। यानी कि 6 किलो जूल क्या ले रहा है? 6 किलो जूल हीट ले रहा है कितने टेम्परेचर पे? 800 केल्विन पे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एंड 8 kg ऑफ हीट फ्रॉम अनदर थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर 600 केल्विन। अगली क्या ले रहा है? 8 किलो जूल। 8 किलो जूल ले रहा है 600 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे। और if it reject heat to third thermal reservoir at 100 Kelvin, then the thermal efficiency of the engine approximately equal to। तो ये क्या कर रहा है? हीट रिजेक्ट कर रहा है, कुछ अमाउंट हीट रिजेक्ट कर रहा है कितने केल्विन पे? 100 केल्विन पे। तो यहाँ पे पहले तो हमको क्या निकालना होगा? कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, उसके बाद हमारी क्या आएगी? एफिशिएंसी आएगी। उसके बाद हमारी एफिशिएंसी आएगी तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? dQ/T, ये लगाएंगे साइक्लिक समीशन। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कितना है? 6 किलो जूल। 6 किलो जूल को अगर आप जूल में चेंज करेंगे तो 6000 डिवाइड बाई टेम्परेचर 800, प्लस ले रहा है प्लस 8 किलो जूल ले रहा है 600। अब रिजेक्ट कर रहा है क्यों अमाउंट, और 100 केल्विन पे इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो ये कैंसिल हो गए दोनों, ये कैंसिल हो गए दोनों, ये कैंसिल, ये तो का ही कैंसिल होगा। तो ये क्या होगा? Q डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 60/8 प्लस 80/6। तो इसको आप जोड़ेंगे कैलकुलेटर से तो ये कितना आएगा? 60/8, ये हो जाएगा 7.5 प्लस 80/6 13.333। तो ये क्या आ गया? और इंटू 100।
तो ये वैल्यू आ गई 2083.33 जूल किसकी, क्यू की। और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू रिजेक्ट आ जाएगा 2.083 किलो जूल, 2.083 किलो जूल। अब इसकी क्या पूछी है, इसकी पूछी है एफिशिएंसी पूछी है, तो नीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना रिजेक्ट कर रहा है और कितना ले रहा है। तो 1 माइनस कितना रिजेक्ट कर रहा है 2.083 अपॉन कितना ले रहा है 8 और 6 14। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2.083 डिवाइड बाई 14, यह आ जाएगा 0.85 यानी 0.85। ये क्या होगी इसकी एफिशिएंसी, यानी 85% क्या कर देगा ये हीट को वर्क में चेंज कर देगा। ये क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। क्या करना कुछ नहीं है, ये लगाया dq बाई टी 6000 जूल है अपॉन 800 टेम्परेचर, 800 हमको टेम्परेचर और जो रिजेक्ट करेगा उसका टेम्परेचर। और हमारे पास क्या होता है एफिशिएंसी का हमको पता है 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू हायर, और कितना रिजेक्ट कर रहा है अपॉन कितना ले रहा है, तो ये क्या आ जाएगी 0.85। तो ये 3 क्वेश्चन हमने एक से अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, इससे हायर लेवल का क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो गए कैसे कौन सी चीज लगाना है। अगर अब भी आपको किसी चीज में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।